और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ एग्जाम टेंशन भी। उम्मीद है आप स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। हम एक बार फिर से नए वीडियो के साथ उपस्थित हो चुके हैं और आज का वीडियो जो है एनसीईआरटी क्लास 6 और हिस्ट्री चैप्टर से संबंधित है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हम एनसीईआरटी क्लास 6 के जो हिस्ट्री चैप्टर है उसमें से हम चैप्टर 4 लेकर आपके समक्ष आ चुके हैं। और ये चैप्टर का नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। इसको लेकर हम आपको 100 MCQ प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहे। इसका हम आपको लास्ट में वीडियो का आंसर की भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको ये PDF के रूप में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वहाँ से आप इसको ज्वाइन करके ले सकते हैं इसका PDF। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ साहित्यों में से एक प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? आपको बताना है कि दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ साहित्यों में से सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है वेद है, पुराण है, महाभारत है या रामायण है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सबसे पुराना और प्राचीन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है वेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे पूछ दिया कि वेदों की कुल संख्या कितनी है तो आपके पास ऑप्शन है 2 है, 3 है, 4 है या 6 है। तो वेद की कुल संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वेद है। अब इस 4 वेदों में से आपको बताना है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है सामवेद है कि ऋग्वेद है कि यजुर्वेद है कि अथर्ववेद है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद की रचना लगभग कितने वर्ष पहले की गई थी? तो आपको बताना है, आपके पास ऑप्शन है 2500 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले, 3500 वर्ष पहले या 4500 वर्ष पहले। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 3500 वर्ष पहले ऋग्वेद की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में 1000 से भी अधिक प्रार्थनाएं हैं, उन्हें क्या कहा गया है? ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं उन्हें क्या कहा गया है? आपके पास ऑप्शन है मंत्र कहा गया है, सूक्त कहा गया है, श्लोक कहा गया है या ऋचा कहा गया है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका सूक्त कहा गया है। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिसको सूक्त कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो सूक्त है, सूक्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सूक्त का शाब्दिक अर्थ होता है सुंदर वाक्य, अच्छी तरह से कहा गया, सत्य वचन या पवित्र मंत्र। आपको बताना है कि सूक्त का अर्थ क्या होता है। तो सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में सूक्तों की रचना मुख्यतः किन के द्वारा की गई है? तो राजाओं द्वारा की गई है, ऋषियों द्वारा की गई है, किसानों द्वारा की गई है या व्यापारियों द्वारा की गई है। तो सूक्त की रचना जो है वो कौन करते थे? सूक्त की रचना जो है ऋषियों द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में मुख्यतः किन 3 देवताओं का विशेष रूप से उल्लेख और महत्व है? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या हैं? आपके पास वो देवता हैं अग्नि, इंद्र और सोम, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, सूर्य, वरुण और यम, राम, कृष्ण और शिव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका अग्नि, इंद्र और सोम ऋग्वेद के 3 प्रमुख देवताओं में से एक माने जाते हैं और इनका विशेष महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में अग्नि को किस रूप में माना गया है? आपको बताना है कि अग्नि किस प्रकार के देवता थे। युद्ध के देवता थे, आग के देवता थे, पौधे के देवता थे या जल के देवता थे। तो सही आंसर क्या होगा? अग्नि को आग का देवता माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में इंद्र को मुख्यतः किस रूप में दर्शाया गया है? इंद्र को आग का देवता माना जाता है कि युद्ध का देवता माना जाता है कि जल का देवता माना जाता है कि ज्ञान के देवता माना जाता है? आपको बताना है कि इंद्र क्या किसके देवता थे। तो इंद्र को युद्ध का देवता माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में सोम क्या है? सोम क्या होता था? एक प्रकार का अस्त्र था, एक विशेष पौधा जिससे पेय बनाया जाता था, एक नदी का नाम है या एक राजा का नाम था। तो आपको बताना है कि सोम क्या था। सोम जो है एक विशेष पौधा होता था जिसका पेय बनाया जाता था।
यानी पीने के लिए, सोम रस हुआ करता था। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद की भाषा कौन सी मानी जाती है? तो आपके पास ऑप्शन है प्राकृत मानी जाती है, प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत मानी जाती है, पाली मानी जाती है या अभ्रंश माना जाता है। तो ऋग्वेद की भाषा जो है वो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपको प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। चलिए शुरू करते हैं फिर से। संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार का हिस्सा है? यानी संस्कृत जो भाषा है वो किस भाषा परिवार से बिलोंग करती है? तो द्रविड़ भाषा परिवार से, भारोपीय भाषा परिवार से, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से या तिब्बत बर्मा परिवार से। तो आपको सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा भारोपीय भाषा परिवार से संस्कृत भाषा मिलती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय भाषा भारोपीय परिवार का हिस्सा है? तो आपको बताना है कि कौन सी भाषा जो है कौन सी भारतीय भाषा जो है वो आपको भारोपीय यानी इंडो यूरोपियन परिवार का हिस्सा है। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? वो भाषा तमिल है, वो भाषा आप असमिया है, वो भाषा मलयालम है या वो भाषा खासी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका असमिया भाषा। असमिया भाषा जो है वो इंडो यूरोपियन परिवार का ही हिस्सा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय भाषा भारोपीय परिवार से संबंधित है? यानी कौन सी यूरोपीय भाषा जो है वो भारोपीय परिवार से संबंधित है? तो आपकी ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा, फ्रांसीसी भाषा, जर्मन भाषा या उपयुक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी जितने भी भारोपीय परिवार से संबंधित है यूरोपीय भाषा वो अंग्रेजी, जर्मन और फ्रांसीसी, यानी तीनों है। अंग्रेजी भी है, फ्रांसीसी भी है और जर्मन भी है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूर्वोत्तर राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएं मुख्यतः किस प्रकार की है? वो आपको बताना है कि पूर्वोत्तर राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, वो किस प्रकार की भाषा है। तो द्रविड़ परिवार से ये द्रविड़ परिवार की भाषा है, तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा है, भारोपीय परिवार की भाषा है या ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं जो है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बोली जाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं, यानी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जो भाषाएं हैं वो किस भाषा परिवार से संबंधित रखती है? तो आपके पास ऑप्शन है भारोपीय परिवार से, द्रविड़ भाषा परिवार से, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से या अंडमानी परिवार से। ठीक है, तो जो दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं जिसको तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम है, ये जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं, यानी झारखंड में जो भाषा बोली जाती है वो किस भाषा परिवार से संबंध रखती है? तो आपके पास ऑप्शन है द्रविड़ है, ऑस्ट्रो एशियाटिक है, भारोपीय है या तिब्बत बर्मा है। तो जो झारखंड में बोली जाती है वो आपको है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से ये बिलोंग करती है। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद के उच्चारण और श्रवण किया जाता था, न कि उसे पढ़ा जाता था। ठीक है, यानी ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था। श्रवण मतलब याद किया जाता था, न कि उसे पढ़ा जाता था। इसे लिखकर छापने का काम रचना कितने वर्ष के बाद हुआ? यानी बाद में इसको बुक के रूप में रचा गया, ये कब से किया गया है आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन है ये 100 वर्ष बाद किया गया है, 500 वर्ष बाद किया गया है या कई सदियों के बाद किया गया है या 1000 वर्ष बाद किया गया है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा कि कई सदियों के बाद किया गया है, यानी लगभग 200 वर्ष पहले जो है इसका छापने का काम किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन किस प्रकार करते हैं? केवल पुरातात्विक अवशेषों के रूप में करते हैं, लिखित स्रोतों और सूक्तों के विश्लेषण से करते हैं, केवल सिक्कों से करते हैं, केवल लोक कथाओं से करते हैं? तो आपको बताना है कि सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा लिखित स्रोत के रूप में और सूक्तों के विश्लेषण से इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में एक सूक्त में ऋषि विश्वामित्र का किन 2 नदियों के साथ संवाद दर्ज है?
तो आपको बताना है कि ऋग्वेद में एक सूक्त में ऋषि विश्वामित्र हैं, वो दो नदियों के बीच संवाद करते हैं। वो दो नदियाँ का नाम कौन कौन से हैं? गंगा और यमुना है, ब्यास और सतलज है, सिंधु और झेलम है, या नर्मदा और ताप्ती है। आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ब्यास और सतलज। यानी ऋग्वेद के एक सूक्त में ऋषि विश्वामित्र द्वारा ब्यास और सतलज नदियों के बीच संवाद का जिक्र है। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद में नदियों की तुलना किससे की गई है? देवियों से की गई है, घोड़ों और गायों से की गई है, राजाओं से की गई है, या पहाड़ों से की गई है? तो ऋग्वेद में जो नदियों की तुलना है वो घोड़ों और गायों से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में किन दो नदियों का उल्लेख केवल एक ही बार हुआ है? तो आपको बताना है वो नदी हैं सिंधु और सरस्वती, गंगा और यमुना, ब्यास और सतलज, झेलम और चिनाब। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है आपका गंगा और यमुना। दो ऐसी नदियां हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में एक बार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए क्या की गई है? तो प्रार्थनाएं की गई हैं, कहानियाँ कही गई है, कविताएं लिखी गई हैं, या कानून बनाया गया है? तो ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चे और घोड़ों की प्राप्ति के लिए जो है वो आपको प्रार्थनाएं की गई हैं। सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में घोड़ों का मुख्य उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? तो आपको बताना है खेती के हल खींचने के लिए, लड़ाई के रथ खींचने के लिए, केवल सजावट के लिए, या व्यापार के लिए, भार ढोने के लिए? तो आपको बताना है कि घोड़ों का इस्तेमाल जो है ऋग्वेद में किस कार्य के लिए किया जाता था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लड़ाई में रथ खींचने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में लड़ाइयाँ मुख्यतः किन कारणों से लड़ी जाती थी? जो लड़ाई होती थी उसका मुख्य वजह क्या थी? आपके पास बताना है मवेशियों को जीतने के लिए, ज़मीन और पानी के स्रोतों के लिए, लोगों को बंदी बनाने के लिए, या उपयुक्त सभी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। मवेशियों को जीतने के लिए भी किया जाता था, ज़मीन और पानी के स्रोतों के लिए भी किया जाता था, लोगों को बंदी बनाने के लिए भी किया जाता था। यानी लड़ाइयाँ जो है वैदिक काल में इन्हीं कारणों से लड़ी जाती थी। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़ाई में जीते गए धन का मुख्य हिस्सा कौन रखता था? जो लड़ाई होता था उसमें जो जीत मिलती थी उसका मुख्य हिस्सा कौन रखता था? आपके पास ऑप्शन है केवल आम प्रजा, सरदार या नेता, केवल स्त्रियां, या केवल दास? तो लड़ाई जो जीतता था उसका कौन मुख्य रखता था, मुख्य हिस्सा को कौन रखता था? तो वो होता है सरदार या नेता जो होता था वो रखता था। नेक्स्ट देखिए, जीते गए धन का कुछ हिस्सा किसे दे दिया जाता था? तो आपको बताना है कि जो धन जीता गया लड़ाई में वो उसका कुछ हिस्सा किसको दिया जाता था? पुरोहितों को दिया जाता था, विदेशी व्यापारियों को दिया जाता था, केवल दासों को दिया जाता है, या किसी को नहीं दिया जाता था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पुरोहितों को दे दिया जाता था। यानी जो जीत के लाया जाता था उसमें से कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। अब कहता है कि शेष बचा हुआ धन मुख्यतः किस में बांटा जाता था? जो धन लूट कर लेकर आया जाता था, जीत कर लेकर आया जाता था, वो किस में बांटा जाता? आम जनता में बांटा जाता था, पड़ोसी राज्यों में बांटा जाता था, केवल राज्य के बच्चों में बांटा जाता था, या समुद्र में बहा दिया जाता था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आम जनता में बांटा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन का उपयोग यज्ञ करने के लिए किया जाता था और यज्ञ में किसकी आहुति दी जाती थी? तो घी और अनाज की आहुति देनी थी, अग्निकुंड की विशेष आहुति होती थी, कभी कभी जानवरों की आहुति दी जाती थी, या उपयुक्त सभी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर घी और अनाज की आहुति दी जाती थी, अग्निकुंड की भी विशेष आहुति दी जाती थी, कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद के समय अधिकांश पुरुष किस में भाग लेते थे? तो ऋग्वेद के समय अधिकांश पुरुष युद्धों में भाग लेते थे, केवल व्यापार में भाग लेते थे, केवल शिल्पकार में भाग लेते थे, या विदेश यात्रा में भाग लेते थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? युद्धों में भाग लेने का काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के समय कोई अस्थायी सेना ही नहीं होती थी, तो लोग युद्ध के लिए कैसे एकत्र होते थे? तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन है सभाओं का बैठक द्वारा नेता चुनकर,
भाड़े के सैनिक से, जबरन भर्ती से या केवल विदेशी सैनिकों से? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा सभाओं और बैठकों द्वारा नेता चुनकर जो है युद्ध के लिए एकत्र किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद के लोगों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता था? तो आपके पास ऑप्शन है काम, भाषा, परिवार और समुदाय के आधार पर, केवल धन के आधार पर, केवल रंग के आधार पर या केवल शिक्षा के आधार पर। तो क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा काम, भाषा, परिवार और समुदाय के आधार पर जो है लोगों का वर्गीकरण किया जाता था। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है ऋग्वेद में पुरोहितों को और किस नाम से जाना जाता है? तो क्षत्रिय के नाम से जाना जाता है, ब्राह्मण को नाम से, वैश्य के नाम से या शूद्र के नाम से? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मण के नाम से पुरोहितों को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरोहित का मुख्य कार्य क्या होता था? यज्ञ और अनुष्ठान करवाना, युद्ध लड़ना, खेती करना या कपड़े बुनना? तो सही आंसर क्या होगा? यज्ञ और अनुष्ठान करवाना पुरोहित का काम था। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल में राजा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? उनके पास विशाल धन, महल और सेनाएं होती थी, वे भारी कर वसूलते थे, उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा स्वतः राजा नहीं बनता था, वे आधुनिक राजाओं में जैसे शक्तिशाली थे। तो आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। सही आंसर है कि उनकी मृत्यु के बाद जो है उनका बेटा स्वतः राजा नहीं बनता था। ठीक है, ऋग्वेद में राजा के बारे में सही कथन ये है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनता या पूरे समुदाय के लिए ऋग्वेद में किन शब्दों का प्रयोग किया हुआ है? तो जन और विश्व का प्रयोग किया गया है, राष्ट्र और प्रजा का किया गया है, ग्राम और नगर का किया गया है या कुल और गोत्र का किया गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा जन और विश्व का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें अगर आप अपनी तैयारियों को धार देना चाहते हैं। वैश्य शब्द की उत्पत्ति किस वैदिक शब्द से हुई है? आपके पास ऑप्शन है जन से हुई है, विश्व से हुई है, ब्राह्मण से हुई है या आर्य से हुई है। वैश्य शब्द की उत्पत्ति जो है वो आपको विश्व शब्द से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में किन जनों या विश्वों का नाम मिलते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है पुरुष जन या विश्व, भरत जन या विश्व, यदु जन और विश्व या उपयुक्त सभी? तो आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो ऋग्वेद में जनों या विश्वों का नाम मिलते हैं, उसमें पुरुष जन भी आता है, भरत जन भी आता है, यदु जन भी आते हैं, यानी उपयुक्त क्या हो जाएगा? सही, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जिन लोगों ने ऋग्वेद के सूक्तों की रचना की वे स्वयं को क्या कहते थे? वो स्वयं को आर्य कहते थे, वो स्वयं को दास कहते थे, दस्यु कहते थे या द्रविड़ कहते थे? आपको बताना है कि जिन लोगों ने ऋग्वेद के सूक्तों की रचना की वो स्वयं को क्या कहते थे? तो स्वयं को आर्य कहते थे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूक्तों के जो रचयिता हैं अपने विरोधियों को क्या कहते थे? जो सूक्त के रचयिता हैं उनके अपने विरोधियों को क्या कहते थे? आपके पास ऑप्शन है दास और या दस्यु, आर्य, ब्राह्मण या ऋषि। जो सूक्त के रचयिता होते थे वो अपने आप को क्या कहते थे? तो वो कहते थे अपने को ऋषि। उम्मीद है वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।